चैप्टर नंबर 8 है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, आपका चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको आ सकता है, जो टेंटेटिव है जो आपके सैंपल पेपर में, वो ये है कि एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और वो भी बहुत आसान। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, बेसिक्स क्लियर होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है इस चैप्टर से पूरे 4 नंबर लेने में, ठीक है ना। आराम से आपको 4 नंबर मिलेगा 40 में से, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो चैप्टर है आपका, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। प्रीवियस क्लास की कुछ चीजें जो हैं वो आपको पहले अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जैसे आपने क्लास 11th में कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, अब वो कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसीलिए मैंने 8:30 आज किया है। एक क्लास को मैंने इसी के चलते कैंसिल किया हुआ था, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इससे क्वेश्चंस कम से कम 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तब जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा कि हाँ क्या चल रहा है, क्या क्या सर, चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी। ये आज ही खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, आज नहीं खत्म होगा। इसमें मैं क्लासेस एक्सरसाइज दूंगा एक ही है आपको ना दो। कितनी? एक्सरसाइज एक ही है, बट कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा क्वेश्चंस जो होते हैं इसके थोड़े लॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए है। अगर देखो मैं थोड़ा सा क्विक करूंगा तो 2 क्लास चाहिए, ठीक है ना। और अगर थोड़ा स्लो चलाऊंगा तो 3 क्लास, बट 2 क्लास में हम खत्म कर देंगे। मॉडरेट चलाएंगे और 2 क्लास में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। आज की क्लास हम करेंगे 1.5 आवर की, और अगली क्लास 1 आवर की, और 2.5 घंटे में चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। बट वही है, उसके लिए आपको फोकस बना के अच्छी तरीके से देखना होगा सारे बच्चे को, ठीक है जी। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी किसी बच्चे को, ठीक है। देखिए जी, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें क्या क्या चीज है, प्रीवियस क्लास की कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, जो क्लास 11th में आपने पढ़ी है। सबसे पहली चीज है वो ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन होता है जिसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, कुछ ऐसा हो, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। लीनियर लाइन होती है, क्यों? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो सब सारे वेरिएबल का पावर जो होता है क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी लाइन बनती है, ठीक है। वो सीधी कैसे भी हो सकती है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो ग्राफ पेपर पर इसकी लाइन कैसे बनाओगे। आई थिंक आपने ये चीज क्लास 9th में ही सीख ली होगी, 10th में भी सीखा होगा, 11th में भी इसकी जरूरत पड़ती है। बट स्टिल मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे। देखो, अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो आप एक बॉक्स बनाते हो, सिंपल सी बात है। बॉक्स बनाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, आप एक्स और वाई की वैल्यू लेते हो हिट एंड ट्रायल से। एक्स की वैल्यू 0 ले ली अगर आपने, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वाई की वैल्यू आप 0 ले लोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको इक्वेशन पता हो तो ये बॉक्स बना के, ठीक है जी, बॉक्स बनाने के बाद आप इनके पॉइंट्स निकाल सकते हो, और फिर इसे ग्राफ पे प्लॉट भी कर सकते हो। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे, देखो सिंपल है, प्लॉट करना बहुत आसान है। आसानी ये है कि देखो 0 2 है तो मान लो 1 2 3, इधर 1 2 3। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 2 है, तो मतलब यहाँ आएगा। वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ आएगा। और जब इनको ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारा ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत मुझे बताइए। स्ट्रेट लाइन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सब कुछ समझ में आ गया। ये क्लास 9 10th में ही आपने पढ़ा हुआ है। जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा, नहीं पूछोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए जी, स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों का ही पावर अगर सिंगल सिंगल पावर हो, 1 1 पावर हो, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, जैसे एक्स इज इक्वल टू 3 है तो पावर 1 है, तो इसमें क्या है, सिंपली ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलिए जी, अगला देखेंगे। अगला है हमारे पास सर्कल। अगला है आपके पास सर्कल। अब सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो देखिए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए, इसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
इसका इक्वेशन यही होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बात ये है कि जो सर्कल है ये कैसा होता है, सर्कल का शेप कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो ये है ये सेंटर है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो है h कॉमा के, जो ये h और ये k दिखाई दे रहा है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है, और यहाँ होगा x कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r, वो क्या होगा, वो r होगा। ओके, r का मतलब सिंपली आपको पता है रेडियस होता है। बट केस यहाँ पर ये है कि व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर कहां पर होगा, अगर सेंटर ओरिजिन पर हुआ मतलब 0,0 हुआ तब क्या होगा बताएंगे जरा। x माइनस एच का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर है इक्वल टू आर स्क्वायर है, सेंटर जब ओरिजिन पर होगा तो क्या होगा, h और k की वैल्यू 0,0 हो जाएगी। हाँ जी, h और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,0 हो जाएगी। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए, कौन बताएगा, तब ये इक्वेशन क्या होगा। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यस, जब ये सेंटर क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन पर हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। इसका ग्राफ भी मैं आपको बना देता हूँ। और h और k 0 हो जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस विल बी द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक स्पेशल केस वाला, जब सेंटर कहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो। तो अगर आपसे कभी इक्वेशन ऐसा करके लिखा हुआ होगा तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ जी ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो आप इसे क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है ये बताइए जरा। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है ये, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की। ओके, चलिए, अब आपने स्ट्रेट लाइन देख लिया, सर्कल देख लिया, आगे हम चलते हैं। हमारा तीसरा है वो है पैराबोला। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला है पैराबोला, ठीक है जी। अब पैराबोला की इक्वेशंस कैसी होनी है, किस तरीके से होनी है, ये आप देखेंगे ध्यान से। देखिए जी, पहली इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4ax होता है, अब इसमें देखो एक पर पावर 2 है और एक पर पावर क्या है 1 है, तो अगर ऐसे होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है जी। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे इसको। एक्स है ना, तो एक्स की तरफ ये झुका हुआ होगा, एक्स की तरफ क्या होगा, ये एक्स के सिमेट्रिक में होगा। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर एक्स है तो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन यही अगर इक्वेशन में कुछ ऐसा लिख दूं वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो ध्यान से देखिए बेटे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव की तरफ झुका हुआ हो जाएगा, मतलब इधर की तरफ हो जाएगा ये, ठीक है जी। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी मुझे बताइए। एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो पॉजिटिव की तरफ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x है तो नेगेटिव की तरफ। अब आगे चलेंगे तो हमारे पास और आने वाला है, वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये y की तरफ है, ध्यान से देखिए इसको, तो सिमेट्री जो होगा वो y का सिमेट्री होगा। किसका सिमेट्री होगा, ये सिमेट्री होगा y का, ओके, ये y की तरफ बना होगा। लेकिन अगर यही चीज नेगेटिव में हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, अपोजिट हो जाएगा माइनस का सर। 4ay हो जाए तो क्या होगा बताइए। सर अपोजिट हो जाएगा ना, नीचे की तरफ हो जाएगा। नीचे की तरफ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये कुछ, ठीक है जी। ये ओरिजिन से पास होता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, सही तरीके से बनाएंगे। ओके, तो पैराबोला के 4 इक्वेशंस होते हैं और पैराबोला के 4 ग्राफ भी बनेंगे, इसका फिगर भी 4 तरीके का बनेगा। किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए इस चीज से। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है जी। और पैराबोला होता है तो यहाँ पर इसका फोकस होता है, ये है फोकस, इसका फोकस यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत मुझे बताइए, किसी बच्चे को सर्कल से दिक्कत है, स्ट्रेट लाइन से दिक्कत है, इनका यूज कहाँ होना है वो तो मैं बताऊंगा, अभी आप देखिए जस्ट। ये आपने क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, अभी जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूँ मैं। अगला टॉपिक है हमारा, मतलब अगला कॉन्सेप्ट है इसमें, पैराबोला के बाद आपका है इलिप्स। ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है जी। अब ये इलिप्स क्या है, कैसे है, इस चीज को देखिए जरा ध्यान से देखिए, बढ़िया तरीके से देखेंगे। इलिप्स जो है आपका, इसका इक्वेशन होता है इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और इसका जो डायग्राम होगा, इसका जो फिगर होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिए बेटे, ये है इलिप्स, ठीक है।
अच्छा, एक और इक्वेशन होता है इसका, वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर नोट वाली बात ये है कि इलिप्स में ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए क्या है, हमेशा बी से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू बड़ी, जिसके नीचे वैल्यू अगर बड़ी होगी उसी के सिमेट्रिक में डायग्राम बनेगा। मतलब अभी देखो, ये जो वैल्यू है, जो लॉन्ग है वो क्या है, एक्स एक्सिस पर है, और इस वाले में जो लॉन्ग होगा वो किस पर होगा आपका, वाई एक्सिस पर होगा। कौन से एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर। ध्यान से देखेंगे, हाँ जी, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा है। देखिए, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है उसी के सिमेट्रिक में बन रहा है। ये भी एक्स एक्सिस पर है और ये क्या है, वाई एक्सिस पर है। तो ये आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1 है, तो किसके सिमेट्रिक बनेगा, जरा देख के बताइए मुझे। हाँ जी, किसके सिमेट्रिक बनेगा, कौन सा एक्सिस पर लॉन्ग होगा इसका, वाई पर या एक्स पर, बताइए। वाई पर, हाँ जी, ये होना ये है। कैसे देखा? क्यों, क्या हो गया बताइए। ये थोड़ा समझ सा नहीं आया, ये कैसे देखा आपने? मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, तो मैंने बोला है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो अगर ए जिसके नीचे होगा, मतलब बड़ी वैल्यू जिसके नीचे होगी, उसी के सिमेट्रिक आप ये बनाओगे ऐसे ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो, वाई के नीचे यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, तो वाई पर हमने बना दिया ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर आप अगर देखोगे तो किसके नीचे बड़ी वैल्यू है, देखो वाई के नीचे ही है ना 9, तो ये वाई एक्सिस पर बन जाएगा। ये किस पर बन जाएगा, ये वाई एक्सिस पर ऐसा करके कुछ बनेगा ये। कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझ में आया अभी? जिसके नीचे, एक्स के नीचे अगर बड़ी वैल्यू होती है तो एक्स एक्सिस पर ये बनेगा, वाई एक्सिस के नीचे बड़ी वैल्यू होती है तो वाई एक्सिस पर बनेगा। ठीक है ना? अब बनने का एक्स एक्सिस के सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर वाई एक्सिस बोल रहा हूँ तो वाई एक्सिस पर ये क्या होना चाहिए, ये इस तरीके से एक्सटेंडेड होना चाहिए, और एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ तो एक्स एक्सिस पर एक्सटेंडेड होना चाहिए। बस सीधी सी बात यही है। क्लियर हो गया? इलिप्स का समझ में आया क्या, मुझे बताएंगे? अभी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। और जैसे ये देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है। बताइए कौन सा एक्सिस का सिमेट्री है ये? सर एक्स। यस, एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें बताऊंगा आपको, वो भी आप देखेंगे। देखिए जी, बेटा ये जो बनता है ना, तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। ध्यान से देखो, इस वाले का जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसमें होना ये है कि यहाँ से यहाँ तक a,0 है, इधर आपका -a,0 है, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0,b। ये किस में है, ये इस वाले में, इस वाले का ये है। और अगर यही इस वाले का हो जाएगा तो बताइए जरा, बताइए कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, b,0, और यहाँ हो जाएगा 0,a। वाई एक्सिस पे लिख रहा हूँ तो वाई की वैल्यू बाद में आएगी, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे एक्स की वैल्यू बाद में पहले आएगी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से जरा सामान्य आप मुझे बताएंगे कि इस वाले में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताइए जी, यहाँ का कोऑर्डिनेट बताइए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये। हाँ जी, सर कोई और है 16, जिसको समझ में नहीं आ रहा? यस, इसका क्या हो, 16 नहीं होता, ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर है नहीं, 4 देखिए 0 है। ए 4,0 स्क्वायर है, तो 16 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा, दिस विल बी 4,0, और ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, y के नीचे क्या है वैल्यू आपकी 9 है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। देखिए जी, समझने की क्या बात है, बात ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन है। और ये इक्वेशन तब है अगर x के नीचे a है, x के नीचे a है तो ये x के सिमेट्रिक बनेगा। ये दो डायग्राम बन रहे हैं, ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये x एक्सिस का सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस का सिमेट्रिक है। ठीक है, एक्चुअली सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इसमें जो है थोड़ा लॉन्ग जो हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है, आ रही बात समझ में? इसमें लॉन्ग ऐसे हो रहा है, तो जब ये ऐसा होगा तो x के नीचे जो वैल्यू है वो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और जो y के नीचे वैल्यू है वो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, y का इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 जो है, ये थोड़ा ध्यान देंगे,
एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9, इसमें बड़ी वैल्यू किसके नीचे है ये पहले समझिए। y के नीचे, तो इसमें सेकंड इक्वेशन होगी। y के नीचे है, इसका मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, y पर सिमेट्रिक बनेगा, हाँ ठीक है। तो x के नीचे क्या है, क्या क्या वैल्यू है, ध्यान से देखिए। x के नीचे 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा 2,0 आ जाएगा। ऐसे ही y वाले का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 0,3। यस 0,3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, ये क्लास 11 की चीजें हैं। उसके बाद पैराबोला का आपका डायग्राम याद रखना है कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स के फॉर्म में होगा तो ये डायग्राम बनाना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में होगा तो ये डायग्राम, माइनस वाई के फॉर्म में होगा तो ये डायग्राम। क्लियर है। सर्कल का आपको पता ही है कि अगर दोनों ही पावर स्क्वायर में हो और इनका कोफिशिएंट क्या हो, इनका कोफिशिएंट 1 हो और इधर कुछ वैल्यू हो तो ये सर्कल हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि दोनों का पावर एक्स और वाई, दोनों वेरिएबलों का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। या तो दोनों का पावर 1 होना चाहिए या फिर खाली एक ही वेरिएबल दिया हुआ हो, ठीक है। यहाँ 2 वेरिएबल होंगे, एक का पावर 2 होगा और एक का 1 होगा। इलिप्स में क्या है, दोनों का ही स्क्वायर होगा बट उनके नीचे कोई ना कोई वैल्यू होगी और इधर 1 होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत हमको पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर इनकी जरूरत पड़नी है अच्छी तरीके से। ओके, ये आपका एक तरीके का नोट्स भी बहुत बढ़िया तरीके से बन रहा है जिसका यूज आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अब आगे सर, चलते हैं इसे यहाँ आप तक। ना सेंड भी कर देना क्योंकि आपके ज्यादा थोड़े क्लीन टाइप हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग नोट भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे बताओ। हाँ, नोट तो मैं कर रहा हूँ बट फिर भी। चलिए जी, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं चैप्टर में, थोड़ा सा आगे चलेंगे। हमारा जो चैप्टर है इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए जी, बस एक ही प्रोसेस है इस चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कोई दूसरा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। एल्गोरिथम देखो, एल्गोरिथम स्टेप्स जो भी कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है जी। क्या स्टेप्स है बढ़िया तरीके से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने से नहीं आएगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन आप खुद करोगे वही सेम टू सेम, और एक आध एक्स्ट्रा करोगे, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि अच्छा होना क्या है, कैसे होना है, किस तरीके से होना है। देखिए जी, पहला स्टेप, स्टेप पहला क्या है ये देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, आपने राइट द गिवन इक्वेशन, आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन लिखना है। जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है ना उसे आपको लिखना है, राइट द गिवन इक्वेशन, ठीक है जी। कोई परेशानी किसी बच्चे को मुझे बताएंगे। आपको जो नो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे जो गिवन इक्वेशन है वो लिखना है, पहला काम। दूसरा काम, आइडेंटिफाई द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन दी गई है उसे आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने का मतलब, आप देखो कि वो क्वेश्चन पैराबोला का है, लाइन का है, इलिप्स का है, सर्कल का है, किसका इक्वेशन है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप समझ में आ गया। इसी प्रोसेस से हर एक क्वेश्चन करना है, पहला क्वेश्चन और चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन इसी प्रोसेस से करना है। हर एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको करना है ड्रॉ द रफ स्केच। ड्रॉ द रफ स्केच, रफ स्केच का मतलब ये है कि जो फिगर है वो बनाना है, ठीक है जी। जो फिगर है वो बनाना है। रफ का मतलब ये होता है कि आपको स्केल वगैरह से मेजर करके नहीं बनाना, आपको जैसे 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है तो जस्ट हाथ से आप ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रफ स्केच। रफ स्केच का मतलब गंदा नहीं होता, रफ स्केच का मतलब होता है कि बिना मेजरमेंट के बनाओ, ठीक है। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप, अगर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है जी। कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे स्टेप्स बढ़िया से समझ में आएंगे, जस्ट अभी आप स्टेप्स देखिए। अब इसके बाद जो स्टेप्स आ रहे हैं ना वो काफी अच्छे स्टेप्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला स्टेप है आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट आपने निकाल लिया, अगले स्टेप में है आपको लेना है टेक द एलिमेंट्री स्टेप। टेक द एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप लेना है। अभी एलिमेंट्री स्टेप कैसे हो सकती है ये देखिए जरा ध्यान से। या तो एलिमेंट्री स्टेप आप ऐसे ले सकते हो, मतलब वर्टिकल ले सकते हो, या तो एलिमेंट्री स्टेप आइदर आप वर्टिकल ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हो हॉरिजॉन्टल। क्या ले सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, ठीक है जी।
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। अब वर्टिकल कब लेना, हॉरिजॉन्टल कब लेना, ये तो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, अभी जस्ट सिंपल देखिए। जब आप वर्टिकल लेंगे तो ये dx हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि स्ट्रिप रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ जी, कोई बताएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। L तो into ये B. ब्रेथ हो गई अब आपके dx और लेंथ हो गया y, तो y इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्ट्रिप आपका हॉरिजॉन्टल है तो उसका एरिया ऑफ स्ट्रिप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आपका dy है और ये x है, तो उस समय हो जाएगा x dy हो जाएगा, ठीक है जी। ये है आपका स्ट्रिप लेना, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलिए, अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बट अभी आप जस्ट यू हैव टू नोट डाउन, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां आपको ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। अभी जस्ट आप नोट डाउन करते रहिए। छठा देखिए स्टेप क्या है, छठे स्टेप में क्या है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना है आपको, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालिए। तो जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालना होता है इंटीग्रेट करके, जो स्ट्रिप है स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर दोगे तो बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, मतलब वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब इसके बाद आपको करना है कि आपको लिमिट इसमें पुट करनी है, जैसे ए से बी तक इसमें लिमिट पुट करनी है। अब लिमिट क्या होगी, किसकी होगी, वो आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, आराम से आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब एरिया बाउंडेड रीजन हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना है, सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आप जस्ट एल्गोरिथम को नोट डाउन करिए, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। जस्ट अभी आप पूरा जो स्टेप लिखा गया है उसे नोट और ये डाउन 6 करिए। क्या लिखा है, एरिया ऑफ कौन सा रीजन? बाउंडेड, बीडीटी, बाउंडेड, जो बाउंड है उनके बीच में बंद है जो सर मैंने बोल्ड लिख दिया उसे। बाउंडेड है। बाउंडेड का जो होता है ना शॉर्ट, एक सेकंड, बाउंडेड का जो शॉर्ट है वो है बीडीटी, बाउंडेड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है बीडीटी, बाउंडेड, बी डी डी, इसे आप कह सकते हो बाउंडेड। सर 5 और 6 स्टेप तो बिल्कुल समझ नहीं आया। ये आपको अभी समझ में आएंगे भी नहीं, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ तक आप समझ लीजिए, ठीक है नहीं जी। सर क्वेश्चन तो और कर रखे मैंने पहले, लेकिन ऐसे कभी स्टेप सुने नहीं मैंने। तो वही बात है ना, इसलिए तो क्वेश्चंस किए हुए हैं, इसका मतलब है कि आधे अधूरा है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वहां लड़खड़ा जाओगे। ये स्टेप्स जो होते हैं, स्टेप से ही हर एक क्वेश्चन को करोगे तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या जी है क्या, ठीक है जी। सर एक बारी फोर्थ से कराओगे वापस? वो सर पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, दिख नहीं रहा था कुछ, तो लीव करके ओके, वापस आया था। फोर्थ में है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, जो स्टेप है फोर्थ, इसमें ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है जी। बस सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालना है वो तो अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। टेक द एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप लेना है, तो एलिमेंट्री स्ट्रिप आप या तो वर्टिकल ले सकते हो या हॉरिजॉन्टल ले सकते हो। वर्टिकल कब लेना है, हॉरिजॉन्टल कब लेना है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। अगर आप वर्टिकल लेते हो तो वाई डी एक्स हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेते हो तो एक्स डी वाई हो जाएगा। स्ट्रिप लेने के बाद, स्ट्रिप लेने के बाद आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। अभी क्यों करना है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो यहाँ पर समझाता हूँ, अभी देखना, जरा यहाँ देखना, यहाँ समझना। जैसे मान लो एक ये एरिया है, ठीक है जी, एक ये एरिया है, एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको। अब आपने क्या कर दिया, इस एरिया में एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, मतलब छोटा सा एरिया ले लिया, राइट। आप इंटीग्रेशन इतने दिन से पढ़ रहे हो, उसका क्या यूज है अभी पता चल जाएगा आपको बढ़िया तरीके से। मान लो एरिया ले लिया, बहुत बड़ा एरिया है, लाइक मान लो अर्थ का एरिया है, ठीक है, या किसी भी चीज का बहुत बड़े लैंड का एरिया है। आप उसमें क्या कर लेंगे कि एक स्ट्रिप ले लेंगे, स्ट्रिप बहुत छोटा होगा जिसका आप एरिया मेजर कर सकते हो, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा वाई डी एक्स। अब अगर इस स्ट्रिप के एरिया को आप इंटीग्रेट कर देते हो, तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है बढ़ाना। मतलब ये है कि जो आपने स्ट्रिप लिया था उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका जो एरिया आएगा वो पूरे लैंड का एरिया आ जाएगा। किसका आ जाएगा, पूरे लैंड का एरिया आ जाएगा। इसी के बेसिस पर हम बहुत बड़े बड़े जो एरियाज होते हैं उन्हें मेजर करते हैं,
जैसे अर्थ का एरिया मेजरमेंट इसी से ही होता है, ठीक है जी, ना कि आपको घूम घूम के मेजर करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपने क्या किया, छोटा सा एक स्ट्रिप ले लिया, ठीक है जी, छोटा सा स्ट्रिप आपने क्या लिया लिया लेके उसका एरिया निकाला और जो एरिया आया उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है जी। अब जो एरिया होगा उसे इंटीग्रेट करेंगे, उसमें कुछ चीजें वेरिएबल में होंगी और इसके एंड पॉइंट्स आपको देख लेने हैं कि यहाँ एक्सिस क्या क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या क्या है। जस्ट कोऑर्डिनेट 2,3 है, यहाँ क्या है 4,5 है। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उनकी वैल्यू आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट में डाल देनी होती है, इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन यही है कि बड़े बड़े जो भी जगह है, एरियाज है, उनको मेजर करने के लिए छोटा सा एरिया ले लेते हैं, उसका एरिया निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, आपको पूरे का एरिया मिल जाएगा। एम समझ में आ गया इंटीग्रेशन का क्या एम है भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या एम है समझ में आ गया, बताएं। हाँ जी, यस सर। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारे स्टेप्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड between y square is equal to 4x and x is equal to 4 using integration। किसका यूज करके करना है आपको, इंटीग्रेशन का यूज करके करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे, ओके। सबने लिख लिया इस क्वेश्चन को, नहीं Yes, सर, sir. एक मिनट। आराम से लिख लो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये हमारे पास क्वेश्चन, देखिए जी, सबने लिख लिया। अब जो ये Yes, sir. पहला क्वेश्चन कराऊंगा, जिन स्टेप्स को यूज करके कराऊंगा, वही स्टेप यूज करके आपको हमेशा ही क्वेश्चंस को करना है, उन्हीं स्टेप्स को यूज करके करना है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहला काम क्या था, राइट द गिवन इक्वेशन। जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है वो आपने लिखना है। कौन कौन सा इक्वेशन है भाई, पहला इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और एक और इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 4 दिया गया है, ओके। उसके बाद बोला है आइडेंटिफाई करो। तो पहला वाला क्या है, जरा आइडेंटिफाई करके बताओगे। पैराबोला। यस, पैराबोला है, राइट। दूसरा वाला क्या है, इसे आइडेंटिफाई करके बताइए जरा। स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, यस, स्ट्रेट लाइन है। दूसरा वाला जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन। सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसे मैं लाइन लिख सकता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, x इज इक्वल टू 4 है, ये दो इक्वेशन आपने लिख लिए थे, आइडेंटिफाई भी कर लिया। तीसरा स्टेप है कि इनका एक रफ स्केच बनाना है आपको। क्या बनाना है जी, यू हैव टू ड्रॉ द रफ स्केच। अब रफ स्केच इसका किस तरीके का बनेगा, कोई बताएगा मुझे। ऑलरेडी आपको सिखाया गया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो देखो जरा सर राइट साइड अपने रजिस्टर में देख, Sir, X x की positive तरफ, side. यस, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, बिल्कुल सही, लाइक दिस, ये होगा। हाँ जी, Yes, ध्यान sir. से देखेंगे इस चीज को, ये आपका डायग्राम बन गया, किसका, पैराबोला का बन गया, ओके। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब रफ इसलिए बोला गया है कि आपने कोई मेजरमेंट नहीं किया कि 4x कहाँ है, y स्क्वायर कहाँ है, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं किया है, ठीक है, आपने जस्ट ऐसे लिख दिया। दूसरा है x इज इक्वल टू 4। अब इस लाइन को बनाएंगे, लाइन की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 कहाँ होगी, x पर होगा ना, जैसे 1 2 3 4 कहीं इधर ले लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी एक लाइन बन जाएगी, ये आपकी एक लाइन बन गई। अब बोला गया है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन द रीजन, मतलब इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया है उसका एरिया निकालना है।
तो बेटा इसके और इसके बाउंडेड में कौन सा एरिया आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से, यही आ रहा है ना, जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। हाँ जी, यस सर। हमको इसी का ही एरिया निकालना है। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताइए। तीसरा स्टेप तक तो हमने कर लिया, ग्राफ स्केच बना लिया। चौथा स्टेप है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। पहले देखिए इंटरसेक्ट कर कहाँ रहे हैं। सर एक तो यहाँ 4 कर रहा है, ये तो -4 पता है होएगा। आपको, 0। एक तो यहाँ कर रहा है 0,0 पता है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए बेटा, x की वैल्यू 4 थी तो ये वाला तो यहाँ x4 हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4,0। ये बात आपको पता है। आपको इसको निकालने की जरूरत है। अब ये कैसे निकालोगे ये मैं बताता हूँ। देखो, पैराबोला और लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इन दोनों की इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे। क्या कर दोगे आप? इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है जी, कंपेयर करके या कैसे भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हो वैल्यू। जैसे देखो, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन, जब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है एंड x इज इक्वल टू 4 है। जब दोनों को x की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। या चाहो तो आप रफली कर सकते हो या फिर यहाँ शो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, बताएंगे जरा? +-4 आ जाएगी। तो x जब 4 था तो y की वैल्यू -4 आ गई, या फिर x जब 4 था तो y की वैल्यू +4 आ गई। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। मतलब यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4,+4, और यहाँ जो नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4,-4। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत मुझे बताइए। कोऑर्डिनेट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम है? सिंपली आपको करना ये है, सुन लीजिए। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू कंपेयर द इक्वेशन। जो इक्वेशन दी गई है उन्हें आप कंपेयर करेंगे, काम खत्म, आपका आ जाएगा ये। चलिए जी, 4 स्टेप खत्म। 4 स्टेप तक कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? वैसे अभी देखने में आपको बहुत लॉन्ग लग रहा है, बट 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आसान हो जाएगा, फटाफट करते चलोगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर हाँ जी, सर मेरे को तो लिमिट्स लेने में प्रॉब्लम आती है इसमें। तो जैसे एरिया ऑफ कर्व माइनस एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन लिमिट्स नहीं नहीं पहचान नहीं, में नहीं वो आती। नहीं, मैं बताऊंगा। इसमें एरिया ऑफ कर्व माइनस एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ध्यान से देखो, अभी सीखो। जो तुमको पहले से जो तुमने कहीं भी सीखा हुआ है, वो इधर उधर कुछ भी सीखा है उसको भूल जाओ, और जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है ना? एक एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जी, यहाँ कर्व माइनस एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट कैसा है, किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। चलिए जी, ये 4 स्टेप समझ में आ गए क्या? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है तो पहले बताइए, पहले वो प्रॉब्लम क्लियर आउट करना है। ठीक है, ऑन फिर उसके बाद सॉल्विंग इक्वेशन के बाद क्या किया आपने? जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब ये दोनों इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स इज इक्वल टू 4 है। अब ये जो x की वैल्यू 4 है वो मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो जब ये x की वैल्यू इसमें 4 पुट ठीक कर है। दूंगा तो 16 हो जाएगा। स्क्वायर इधर जाकर रूट में हो जाएगा, 16 का रूट होता है +-4। तो मतलब y की दो वैल्यू आ गई, एक -4 आ गई और एक +4 आ गई। तो मतलब x जब 4 था तो y की दो वैल्यू आई, दो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे ना, 4,4, 4,-4। ठीक है? हाँ जी, Yes. मेघा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आपको? सर आ गया। ओके, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए। चैतन्य क्लियर, समझ में आ रहा है अब? लक्षित? यस सर। ठीक है जी, यस सर। बस आप स्टेप्स देखते चलिए कि चल क्या रहा है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अभी आपको आएगा नहीं। आप ये मत समझ लेना कि एक ही दो क्वेश्चन करने के बाद आप खुद से कोई क्वेश्चन उठा लोगे और कर लोगे, नहीं हो पाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए, एक एक चीज देखिए जी। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने लेना है, स्ट्रिप लेना है। अब स्ट्रिप के लिए दो बातें हैं, या तो आप वर्टिकल लेंगे या तो आप हॉरिजॉन्टल लेंगे। ठीक है जी, अब वर्टिकल कब लेने हैं आपको और हॉरिजॉन्टल कब लेना है ये आप देखिए जरा, थोड़ा ध्यान देंगे। जो आप स्ट्रिप लेंगे ना, वो उस बाउंडेड रीजन से बाहर नहीं होना चाहिए, वो उसी के अंदर होना चाहिए। राइट? तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिप, देखो दो तरीके से ले सकता हूँ। अगर हॉरिजॉन्टल लूंगा तो कुछ ऐसा होगा, और अगर मैं वर्टिकल लूंगा तो कुछ ऐसा होगा। तो आप खुद देख के डिसाइड करके बताइए कि आप हॉरिजॉन्टल लेंगे या वर्टिकल लेंगे। हाँ जी, इस वाले में आप बताइए, हॉरिजॉन्टल लेंगे या वर्टिकल लेंगे? इसमें जो मैं स्ट्रिप लूंगा वो मैं ये लूंगा, क्योंकि अगर मैं वर्टिकल लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लेता हूँ,
तो बाहर हो जाएगा, रीजन जो बाउंड्री रीजन है उससे बाहर चला जाएगा, तो फिर उसे आपको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा, वैसे सॉल्व नहीं होगा। अभी आप देखिए आपने कौन सा ले लिया यहाँ पर, आपने ले लिया वर्टिकल। तो वर्टिकल लोगे तो देखो ये पूरा एक्स है, और छोटा सा अमाउंट जो होता है, छोटे से अमाउंट को बोला जाता है डीएक्स। तो ये हो जाएगा डीएक्स और ये आपका वाई हो जाएगा। तो अगला स्टेप में होगा एरिया ऑफ स्ट्रिप जो हो जाएगा, जो स्ट्रिप है उसका एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स। ठीक है जी, एरिया ऑफ स्ट्रिप यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब जो आपने स्ट्रिप का एरिया लिया है उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको बाउंडेड रीजन मिल जाएगा। बाउंडेड रीजन कौन सा मिलेगा ये समझिए, स्ट्रिप आपने यहाँ लिया है ना, तो ये इतना बाउंडेड रीजन आएगा आपका, इतना आएगा, यहां से यहां तक का आएगा। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है, सर मुझे पूछना है। बताइए। सर हॉरिजॉन्टल में भी तो हम ले सकते हैं, मतलब मतलब अगर थोड़ा नीचे से लें। देखो हॉरिजॉन्टल में आप अगर लेते हो, ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि हॉरिजॉन्टल में आप अगर कहीं से भी लेते हो, जैसे यहाँ से ले रहे हो, ठीक है जी, यहाँ से अगर लोगे तब भी इसमें थोड़ा सा ये वाला स्पेस बाहर आएगा, ठीक है। अगर और नीचे लेते हो तब भी यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है वो बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ बस जीरो पे ही ये कनेक्ट हो रहा है, जीरो से ऊपर बाहर की तरफ ही निकल रहा है, देख रहे हो ना। यहाँ जो ये टच कर रहा है वो बस जीरो पे कर रहा है, आ रही बात समझ में, वो बस Yes. जीरो पे कर रहा है। तो आपको बस देखो बेसिक सी चीजें हैं, उन पे आपने ध्यान देना है और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है। अगर आप यहाँ पर वर्टिकल ले लेंगे तो सारी टेंशन ही खत्म है, ठीक है ना। नीचे लेने और ऊपर लेने कोई मतलब नहीं, आप यहाँ ले लीजिए तब भी, यहाँ ले लीजिए तब भी, एक ही बात है। अब देखिए Okay. जरा, आपने क्या ले लिया, स्ट्रिप ले लिया। अब स्ट्रिप को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका एरिया बाउंडेड रीजन आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एरिया बाउंडेड बिटवीन द रीजन। अब रीजन का ना मैं नाम लिख दूंगा, देखना जरा ध्यान से, रीजन का मुझे नेमिंग करना है, वो जरूरी है। ये वाला ओ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला मैं सी लिख दूंगा। तो मुझे जो है अभी इतने का ही एरिया निकालना है, इतने का एरिया निकाल के मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे का आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द रीजन, अब रीजन जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो हो जाएगा ओ ए बी ओ। कंप्लीट करते हैं पूरा कर्व जो है ना, कंप्लीट करते हैं, ओ ए बी ओ, ये बाउंडेड हो गया, ठीक है जी। तो आपने कुछ नहीं करना, बराबर में क्या हो जाएगा, जो आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप है उसका इंटीग्रेशन कर दो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स हो जाएगा। यस, आपने एरिया ऑफ स्ट्रिप लिया, देखो सिंपल सा समझो, आपने एरिया ऑफ स्ट्रिप लिया उसको इंटीग्रेट कर दिया, बस दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब सुनिए जरा ध्यान से, इधर थोड़ा देखेंगे, इधर देखने वाली बात यह है कि यहाँ y है, यहाँ dx है। अब आपको लिमिट भी तो लेना है, जो लिमिट लेना होता है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे चैप्टर में, कि लिमिट कैसे लेंगे। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो अगर आपका dx होगा तो लिमिट में x की वैल्यू लेंगे, किसकी वैल्यू लेंगे, x की। अगर dy होगा तो लिमिट में किसकी वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू को लेंगे, ठीक है। अब ये x की वैल्यू कहां से लेंगे, y की वैल्यू कहां से लेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखो जरा यहाँ ध्यान दो, ये जो आपने स्ट्रिप लिया है वो किसको टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है ना। अब ये किसको टच कर रहा है, जरा कोई बताएगा मुझे, ये जो स्ट्रिप है किसको टच कर रहा है, ये पैराबोला का जो कर्व है इसी को तो टच कर रहा है। हाँ जी, यस सर, ओ ए को कर रहा है। ये जो स्ट्रिप है वो पैराबोला के कर्व को ही टच कर रहा है, मतलब ओ ए को टच कर रहा है, यस। और ये जो कर्व है ये वेरी कर रहा है, ओ से लेकर ए तक वेरी कर रहा है। तो कर्व जो वेरी कर रहा है वो ओ से ए तक कर रहा है, तो आप देखेंगे ओ पर एक्स की वैल्यू क्या है और ए पर एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की क्यों देख रहे हैं, क्योंकि dx लिखा हुआ है। अगर dy लिखा हुआ होता तो y की वैल्यू को देखते। तो अभी जरा मुझे लोअर लिमिट बताइए क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो जाएगा 0, और जो अपर लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कोई परेशानी, कोई दुविधा किसी को मुझे बताइए यहाँ पर। नो चलिए जी, अब सर एक बार ये दोबारा बता दो। ध्यान से देखो, ये टच, थोड़ा दिमाग को एक्टिव करके यहाँ देखो, ठीक है। ये टच कर रहा है इस कर्व को, ठीक है, ये कर्व को टच कर रहा है। कर्व यस को सर। जब ये टच कर रहा है तो ये कर्व वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, ठीक है। इसके नीचे तो ये सिमेट्रिक हो रहा है, ये जो वेरी कर रहा है हम यहीं इसी का ले ही रहे हैं, तो हम यहीं कहीं देखेंगे। ये जो कर्व कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई है ना, ये एक्स को वाई में लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है, और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो 4 है। तो इसलिए लिमिट हो गया 0 से 4।
ये लिमिट लेने का काम हो गया। ठीक है जी, लिमिट हमेशा ऐसे लेंगे, देखेंगे कैसे कि जो जो स्ट्रिप है वो किसको टच कर रहा है, ध्यान से देखेंगे जो स्ट्रिप है वो किसको टच कर रहा है और वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो हो गया सर आपका। सर हाँ जी, सर ये कैसे पता करेंगे कि अपर लिमिट कौन सी लेनी है और लोअर लिमिट कौन सी लेनी है? एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, जो जो छोटी वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी अपर लिमिट होगी, ये सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। ठीक है और सर। आप अपर लिमिट किसी को भी ले सकते हो, लोअर लिमिट किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर जो आएगा ना वो या तो नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। तो अगर एरिया नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव वाले का कभी भी एरिया नेगेटिव में तो होता नहीं, तो नेगेटिव अपने आप ही छोड़ देते हैं। ठीक है जी, जैसे मान लो -5 आ गया तो एरिया विल बी 5, एरिया क्या हो गया उसका 5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, राइट। तो जो लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट आगे पीछे करने से बस आपका नेगेटिव में ही फर्क पड़ता है, और एरिया जब भी निकालते हो तो नेगेटिव में कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि अगर -5 है तो एरिया उसे 5 ही बोलते हैं, 5 स्क्वायर यूनिट ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? यस सर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगले स्टेप पर आइए जो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। भाई आपको स्ट्रिप लेना समझ में आ गया, स्ट्रिप का एरिया निकाल के आपने लिमिट तक डाल दिया। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको समझिए। बेटा यहाँ dx है और यहाँ y है, क्या इंटीग्रेशन संभव है? हाँ जी, क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हो? y है, y को dx के फॉर्म में तो कर ही नहीं सकते, तो आपको y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालनी है। क्या करनी है? y की वैल्यू x के फॉर्म में। अब ये y की वैल्यू x के फॉर्म में कहां से आएगी? तो ये बताता है, ये जो स्ट्रिप जिसको टच कर रहा है वहां से निकालेंगे। स्ट्रिप किसको टच कर रहा है? पैराबोला को टच कर रहा है। हाँ जी, स्ट्रिप जो है आप देख रहे हैं ये पैराबोला को टच कर रहा है। तो जो पैराबोला को टच कर रहा है तो पैराबोला से हमें y की वैल्यू निकालनी है। पैराबोला ये रहा, और यहाँ से y की वैल्यू बताइए जरा क्या आएगी, देख के बताइए। यस, क्या मैं y की वैल्यू को 2√x लिख सकता हूँ? यस सर। यहाँ से y की वैल्यू स्क्वायर है, इधर जाके रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में 4x है तो 4 बाहर चला जाएगा 2, और x का कितना हो जाएगा? √x हो जाएगा। बताइए जरा 2√x आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। हो गया, आपका काम खत्म। जो इस चैप्टर में सीखने की जो चीजें थी वो बस इतनी ही थी। ठीक है, अब ये 2-3 क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। इसके बाद आपका काम सिंपल यही है कि आपको इसे इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करके अपर लिमिट डालना है, लोअर लिमिट डालना है, सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, इतने का एरिया होगा। फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। जो आपको इस चैप्टर में सीखना था वो बस इतना सीखना था। तो पहले आप इसे अच्छी तरीके से अगर आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो करिए, और आगे इसे कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है, आगे मैं ही कंप्लीट कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। देखिए जी, अब आप इसे आगे इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए, 2 तो बाहर चला जाएगा, √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? x⁴3/2, और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है जी, उसके बाद इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देंगे 0 से 4, तो ये हो जाएगा बाहर 4/3। अपर लिमिट 4 है तो 4 का पावर 3/2 माइनस 0, 0 तो 0 ही होता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 4/3। और यहाँ 4 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2, ये आना चाहिए सबको ही। 2 स्क्वायर से स्क्वायर गया, बचेगा 2 का क्यूब, 4/3 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ जाएगा आपका? 32/3 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा इतने का। और जब आप पूरे का एरिया निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और वहां से 64/3 आ जाएगा। ठीक है जी, काइंडली नोट दिस डाउन, नोट डाउन करेंगे।
हो गई डन। यस सर। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, किताब का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी, और बड़े तरीके से देख के समझेंगे क्या है, कैसे कैसे है, कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होनी है, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे एक एक स्टेप। अब आपको जो अगला स्टेप मैं करा रहा हूँ इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। देखिए जी, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन को लिखना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है ना, आप वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। आइडेंटिफाई करिए, बताइए कौन सा है पहला वाला इक्वेशन, क्या है ये वाला क्या है बताएंगे। पैराबोला ही तो है, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल यस टू सर। वाई, पैराबोला ही तो हुआ, एक का पावर 2 है और एक का पावर सिंगल है, तो पैराबोला हुआ है। और ये वाला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रेट इज लाइन। लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब अगला काम है आपको रफ स्केच बनाना। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, किधर की तरफ बनेगा, हाँ जी, किधर की तरफ बनेगा ये बताइए देख के। सर वाई की पॉजिटिव साइड। वाई की तरफ बनेगा, ये वाई की तरफ बनेगा, ठीक है, टुवर्ड्स वाई, वाई के सिमेट्रिक में बनेगा ये। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत मुझे बताइए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ये है। अब वाई इज इक्वल टू 4 है, तो कहाँ होगा वाई इज इक्वल टू 4, किधर की तरफ बनेगा, वाई की वैल्यू 4, एक सीधी लाइन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब इन दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है बताइए जरा। सर हॉरिजॉन्टल। यही आ रहा है, बाउंडेड एरिया यही है, ये हमको यस। निकालना है। अब निकालने के लिए सबसे पहला काम ये है कि आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, बताइए जरा, बताएंगे थोड़ा फटाफट। ये हो जाएगा आपका 0,0, ये वाले बताइए। सर वो ऊपर वाली 0,4। ये वाली तो 0,4, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये 0,4 हो जाएगा। सर एक और हो ये जाएगी वाला निकालेंगे, 0,2 और एक हो जाएगी 0,-2। यस, 4 की वैल्यू जब आप यहाँ डालोगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 0,2 नहीं होगी, ये होगी आपकी, एक होगा 2,4 और एक होगा -2,4, ठीक है। वाई तो 4 है ना, और एक्स आ यस जाएगा सर। आपका 2 और -2। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है सामान्यों कि जो स्ट्रिप लेंगे वो कैसी लेंगे। हाँ जी, अब बताइए जरा। हॉरिजॉन्टल नहीं, इसमें वर्टिकल लेंगे। वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ध्यान से देखो। हमेशा जो स्ट्रिप लिया जाता है वो एक्सिस से लिया जाता है, या तो एक्स एक्सिस को टच करनी चाहिए वो, या वाई एक्सिस को टच करनी चाहिए, ध्यान रखना हमेशा ही। या तो एक्स एक्सिस को टच करनी चाहिए या वाई एक्सिस को टच करनी चाहिए, ठीक है, किसी ना किसी एक्सिस को टच करनी चाहिए। तो मैं जो इसमें स्ट्रिप लूंगा वो ये लूंगा, ये स्ट्रिप होनी है आपकी, ठीक है जी। और दूसरी आप लेते तो ऐसी लेते, तो ऐसे वाले में क्या हो रहा था, ये बाहर आ रहा था, तो आप क्या करेंगे, ये वाले स्ट्रिप लेंगे। अब ये स्ट्रिप लिया तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, जरा कोई बताएगा मुझे, बताइए लक्षित, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा। हाँ जी, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वाई, वाई वाले पर छोटा पार्ट है डी वाई और ये एक्स हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप विल बी एक्स डी वाई। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देना, आपको कुछ नहीं करना, एक्स डी वाई कर देना है। अब ये देखो टच इसको कर रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, और उसमें हमें एक्स की वैल्यू चाहिए या वाई की वैल्यू चाहिए, तो बताओ किसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ वाई है तो वाई की वैल्यू चाहिए होगी, तो बताइए जरा क्या होगी, लिमिट क्या होगी, बोलेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये 0 to यहाँ से 4, यहाँ से 0 यहाँ to तक वेरी 2, कर रहा 0 to 2। है, एक्स की या वाई की। अच्छा, सर y की 0। 0 to 4 होएगी ना।
यस यस सर, ये हो 0 से जाएगा 4 होएगी। 0 से 4। ठीक है, अब प्रॉब्लम आएगी कि ये dy है और यहाँ x है, तो आपको जो वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू निकालनी होगी कहाँ से? पैराबोला से, क्योंकि ये स्ट्रिप टच कर रहा है पैराबोला को। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? √y dy। नाउ यू जस्ट हैव टू सर एक बार ये इंटीग्रेट। वैल्यू बता दो, ये कैसे निकालते हो? किसकी वैल्यू? ये √y। ये देखो यहाँ x dy है ना, तो dy है तो यहाँ भी y के फॉर्म में ही होना चाहिए, बट यहाँ x है। अब ये x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो आप देखोगे कि ये स्ट्रिप किसको टच कर रहा है, पहले आप ये देखने जाओगे कि स्ट्रिप किसको टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, ध्यान से देखो, पैराबोला को। ये पैराबोला का लाइन ही तो है, पैराबोला ही तो है ये। हाँ तो पैराबोला का इक्वेशन ये रहा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या अच्छा, है? ठीक है ठीक है ठीक x है। की वैल्यू यहाँ पर रूट वाई, √y। √y ठीक है। यस, अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इंटीग्रेट करना है, वैल्यू डालनी है, एरिया आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। यहाँ 0 से 4 हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2/3 into 8, that is 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, रीजन का नाम दे देंगे। रीजन क्या है आपके पास? ये है आपके पास OAB, तो एरिया ऑफ रीजन हो जाएगा OABO। ठीक है, और जब आप पूरे के निकालेंगे, ये C ले लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ COABC, तो ये जाएगा 2 इंटू 16/3, तो ये जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सर हाँ जी, एक बार बता दो कि लिमिट कैसे देखते हैं? लिमिट लेते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। देखो dy है ना, तो dy है तो y पर ध्यान देंगे, y की हमें वैल्यू लेनी है। और आप देखोगे स्ट्रिप को, कि स्ट्रिप जो टच कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो स्ट्रिप जो टच कर रहा है वो कर्व ऐसे ही तो वेरी कर रहा है, यही तो वेरी कर रहा है, यहीं से यहीं तक तो जा रहा है। तो यहाँ देखोगे यहाँ 0 है, और यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ y 0 है और यहाँ y 4 है, तो लिमिट हो जाएगा 0 से 4। ठीक है, पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में जो ये स्ट्रिप है ये टच कर रहा था इसको, इसमें x की वैल्यू क्यों लेंगे? क्योंकि dx है, तो dx होगा तो x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ x की वैल्यू 4 है, तो इस वाले में 0 से 4 इसलिए था। ये 2-3 बातें इन पर ध्यान रखनी है आखिरी में आके, कि x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे और y की लिमिट या x की लिमिट कैसे लेंगे। हो गया जी, नोटेड डाउन। फिर मैं अगला क्वेश्चन दूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दूं? यस सर। अगला एग्जांपल है आपका, जो स्टेटमेंट है वो तो आप लिख ही लोगे, मैं जस्ट यहाँ पर इक्वेशंस लिख देता हूँ।
फाइंड बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया निकालिए जी। आपको सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, जो दे दी गई हैं, जो भी क्वेश्चन है वो भी दे दिया गया है, सब चीज दे दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए मैं कराता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए जी, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज है कि जो गिवन इक्वेशन है वो आप लिखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। देखना आप मैं करूंगा आप कितना जल्दी हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन है वाई एक्स इज इक्वल टू 3। ये आपका पैराबोला हो गया, और ये जो है ये लाइन है, ठीक है। पैराबोला पता चल गया आपको, लाइन पता चल गया। अब आपने क्या करना है, इसका एक ग्राफ बनाना है। अब x पर है तो x के सिमेट्रिक होगा ये आपका x के सिमेट्रिक हो गया। x की वैल्यू 3 है तो मैं एक x की वैल्यू 3 ऐसे एक लाइन बना लूंगा, ठीक है। अब आपको इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 3,6, ये हो जाएगा 3,0, ये हो जाएगा आपका 0,0। आगे है कि आपको स्ट्रिप लेना है, तो आपने ये स्ट्रिप ले लिया, ये स्ट्रिप आपने ले लिया, ठीक है जी। ये स्ट्रिप हो जाएगा आपका dx इंटू वाई, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे एरिया बाउंडेड रीजन, जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालेंगे। तो ये जो स्ट्रिप है उसे आप जस्ट इंटीग्रेट कर दोगे। यहाँ dx है, ध्यान देंगे अब यहाँ पर, यहाँ dx है, तो ये स्ट्रिप को देखना है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। जहां से जहां तक वेरी कर रहा होगा वहां से x की वैल्यू ले लेनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा 0 से 3 तक, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका 0 से 3 तक। और y की वैल्यू भी निकालनी है, तो स्ट्रिप टच कर रहा है पैराबोला को, पैराबोला से y की वैल्यू निकालेंगे तो √12, मतलब √12 तो कांस्टेंट है, √12 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और √x बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये dx। अब √12 को 2√3 भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ √12 को 2√3, और यहाँ जो आपका था √x, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे। देखो ये तो आपको आना चाहिए, इसका हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2। लिमिट आप डाल देंगे कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, सिंपल। तो 2√3 अपॉन में 3 हो जाएगा 4√3/3, और यहाँ लिमिट डाल दो 3 का पावर 3/2। 0 तो 0 ही होता है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 4√3/3 इंटू ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर इंटू में 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 गया, हम निकालेंगे √3 का क्यूब। तो √3 का क्यूब कितना होता है बेटे, √3 का क्यूब होता है 3√3, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करो 3 से 3 गया, ये 12 आ जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब ये जो 12 स्क्वायर यूनिट आया है वो यहाँ से यहीं तक का एरिया आया है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा, मतलब 24 स्क्वायर यूनिट आंसर है इसका। गलती कहाँ हुई ये देखिए जरा आप लोग एक बार, गलती देखेंगे और फिर उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये भी देखेंगे। सर हाँ जी, सर √3 का क्यूब मैंने √3 लिख दिया, वहां गलत हो गया। नहीं √3 का क्यूब जो होगा 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 से 3 ये 3 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, 3√3 आ जाएगा यहाँ। मोहिनी आपको बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सर हो गया। हो गया। लक्षित आपका आया। यस सर, मेरा आ गया था। ठीक है जी, चैतन्य आपका हुआ। यस सर। प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना कहीं। नो सर। ठीक है, सामान्य। हाँ सर, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है बट हो जाएगा। नहीं इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये तो स्टेप्स आपको याद करने में थोड़ी सी वो जो है ना, थोड़ा समय तो लगेगा सर ही, आप ऐसा मतलब तो है इस नहीं। मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी भेज देना, मैं दोबारा भी देख लूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ दोबारा देख लेना, इसलिए तो रिकॉर्ड करा रहा हूँ इसको, हाँ कि सर फिर वही। बार बार वही चीजें, अगर यही चीजें एक दो बार और देख लोगे, एक दो बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी आ जाए, आप उसे आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यस सर। ठीक है, चलिए आस्था आपको
मीटिंग का रिकॉर्डिंग करा लिया है मैंने, आपको मैं भेज दूंगा, जिससे कि आप स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने ज्वाइन किया नहीं था, तो स्टार्टिंग की जो भी चीजें हैं वो आप एक बार दोबारा देख लेंगे, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद में मैं आपको जब चैप्टर पूरा खत्म करा दूंगा तो इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें है, ठीक है। चलिए जी, तो ओके आज सर। की क्लास खत्म करें। ये 3 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको अभी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा कि क्या क्या आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस में करना है, ठीक है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करो, वो बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, और उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होनी चाहिए, एक एक चीज होना चाहिए, आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन ही जस्ट आप रिपीट कर लेना, अगली क्लास में आगे कराऊंगा मैं।